कई बार आपने किसी को बोलते सुना होगा, सॉरी इमरजेंसी के चलते नहीं आ पाया, इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ा, या फिर ऐसा मैंने इमरजेंसी में किया। दरअसल इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल हमारी रोज़ की बोलचाल की भाषा में होता है, लेकिन एक इमरजेंसी वो होती है जिसे समझने के लिए आपको संविधान विशेषज्ञों से कंसल्ट करना पड़ेगा और खोलने पड़ते हैं संविधान के पन्ने, समझने पड़ते हैं वो आर्टिकल्स जिनके तहत होता है ऐलान इमरजेंसी का, जिसे हिंदी में हम आपातकाल कहते हैं। खबरों की एबीसी में मैं हूं आपके साथ गीतांजलि राघव और आज बात इमरजेंसी की। The President has proclaimed emergency. इतिहास साक्षी है कि आमतौर पर इमरजेंसी की घोषणाएं शीर्ष नेतृत्व अपने अस्तित्व की या फिर सत्ता की रक्षा के लिए करते हैं, जिसके लिए आप साल 1975 को याद कर सकते हैं, जब भारत में इमरजेंसी की घोषणा हुई। इस घोषणा ने आधे अधूरे भारत के लोकतंत्र को किस मुहाने पर लाकर खड़ा किया, इसके लिए आपको 50 साल पुराने आपातकाल के उन काले अध्यायों को पलटना ही होगा जो भविष्य के भारत को वोट से ज़्यादा लोकतंत्र के मायने समझाता है। साल 1975 यानी आज से ठीक 50 साल पहले भारतीय लोकतंत्र का पहिया तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी की घोषणा के साथ थम गया। भारतीय लोकतंत्र में एक ऐसा समय भी आया जब लोगों के अधिकारों को ताक पर रख दिया गया, न बोलने की आजादी, न लिखने की। जून की गर्मी, बढ़ते सियासी पारे के बीच विरोधियों को जेल का रास्ता दिखा दिया गया और देश के संविधान को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की सीढ़ी बना लिया गया। 25 जून 1975 को लगे आपातकाल के परिणाम और प्रभावों का असर है कि नया भारत इस दिन को संविधान हत्या दिवस मना रहा है। गौरतलब है कि इमरजेंसी के पहले सप्ताह में तत्कालीन सरकार ने संविधान के आर्टिकल 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया था। नतीजा, कानून की नजर में सब बराबरी, जीवन संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अदालत के सामने पेश करने के अधिकारों पर रोक लगा दी गई। अभिव्यक्ति, प्रकाशन करने, संगठन बनाने और सभा करने की आजादी को छीनने के लिए जनवरी 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन की रीढ़ माने जाने वाले आर्टिकल 19 को समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासू का तो पहले से ही लागू था, जिसमें कई बदलाव किए गए। बुरे बदलाव की इस परिणति की शुरुआत साल 1971 के चुनावी नतीजों के साथ हुई। जब राजनारायण के पक्ष में फैसला देते हुए 1971 के चुनाव को रद्द कर दिया गया था। इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। साथ ही संविधान को संशोधित कर ये तय करने की कोशिश की गई कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष पर जीवन भर किसी अपराध को लेकर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इस संशोधन को राज्यसभा ने पारित भी कर दिया, लेकिन इसे लोकसभा में पेश नहीं किया गया। सबसे कठोर संविधान का 42वां संशोधन था। इसके जरिए संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करने, उसकी संघीय विशेषताओं को नुकसान पहुंचाने
और सरकार के तीनों अंगों के संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा के बाद 1975 में बहुत चालाकी के साथ चुनाव संबंधी नियम कानूनों को संशोधित किया गया। इमरजेंसी के इन 21 महीनों में इंदिरा गांधी ने 48 अध्यादेश जारी किए थे। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की स्वयं को सर्वशक्तिमान साबित करने की कोशिश महज 1.5 साल में ही धड़ाम हो गई। 1977 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी। 21 महीने तक देश को झकझोर देने वाली इस घटना ने नए आयाम तय किए। 50 साल बाद भी आज उस दिन को काले अध्याय के रूप में ही देखा जाता है। घटनाएं, वाकया कितने भी पुराने हों, लेकिन उनसे मिलने वाले सबक हर दौर में प्रासंगिक होते हैं। देश में इमरजेंसी लगने के बाद ही लोगों को पहली बार इसके असल मायने समझ आए और यहीं से सवाल उठा संविधान निर्माताओं के उस निर्णय पर जब उन्होंने संविधान में आपातकाल के प्रावधान को ज़रूरी बताया, जो ये बताते हैं कि इमरजेंसी क्या है, ये कितने प्रकार की है और किन परिस्थितियों में देश में इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है। संविधान भारत की आत्मा है। यह केवल कानूनों का संग्रह नहीं, बल्कि एक ऐसा गाइडिंग दस्तावेज है जो हर नागरिक का रक्षा कवच है। मूल अधिकारों की गारंटी देता है, कर्तव्यों का रिमाइंडर है, शक्ति का संतुलन स्थापित करता है, व्यवस्था को सुदृढ़ करने की समझ बढ़ाता है, बशर्ते कि व्यवस्थापक की नीयत साफ हो, वो खुद संविधान के अनुरूप चले, न कि संविधान को अपने अनुरूप चलाए। इसी को लेकर बाबा साहेब ने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि वो लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाएगा खराब निकले तो संविधान खराब साबित होगा। दरअसल बाबा साहेब ने यह इशारा संविधान सभा में आपातकालीन प्रावधानों को लेकर हुई चर्चा के दौरान किया था। देश में लगी इमरजेंसी ने बाबा साहेब के इस कथन को सार्थक साबित किया और अब जब चर्चा इमरजेंसी की चल रही है तो यह समझना जरूरी हो जाता है कि संविधान निर्माताओं ने क्या सोचकर संविधान में इमरजेंसी के प्रावधानों को रखा होगा। दरअसल 2 अगस्त 1949 को संविधान सभा में आपातकाल के संदर्भ में हुई बहस के दौरान कई सदस्यों ने इमरजेंसी लगाने के आधार के रूप में युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति को रेखांकित किया। संविधान सभा के सदस्य एच.वी. कामत ने बाबा साहेब द्वारा प्रस्तुत मसौदे पर सवाल खड़ा करते हुए अंदेशा जताया कि जिस जर्मन वाइमार संविधान से इमरजेंसी के प्रावधान लिए जा रहे हैं, उन्हीं का दुरुपयोग कर हिटलर ने तानाशाही स्थापित की थी और देश का संविधान समाप्त कर दिया था, जो बाद में दूसरे विश्व युद्ध का कारण बना। इसी के साथ उन्होंने युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति को आपात शक्तियों का समर्थन किया। वहीं आंतरिक अशांति पर संशोधन पेश करते हुए उसकी जगह आंतरिक हिंसा का प्रस्ताव रखा, जो पास नहीं हो सका। श्री कामत ने आपातकाल के दौरान भी मूल अधिकारों को सस्पेंड नहीं किए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। संविधान सभा में बहस के दौरान आपातकाल बनाम स्वतंत्रता पर श्री कामत और डॉक्टर अंबेडकर के बीच तीखी बहस हुई। नतीजतन सदस्य भी यह जान पाए कि आपातकाल के दौरान भी यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जैसे देशों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि मानी गई है, यानी किसी भी हालत में व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता।
साथ ही उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं की सुरक्षा के उपायों पर भी खुलकर बात की। गुलामी के अंधेरे से आज़ादी के उजाले में उभरे भारत ने इमरजेंसी को लेकर जो भी चिंताएं व्यक्त की, उसकी बानगी साल 1975 में नजर आई। आज़ादी के असल मायने और अभिव्यक्ति की कीमत का सही तकाजा संविधान का 42वां संशोधन और आपातकाल है। आपातकाल के कई रूप हैं, कई प्रकार हैं। आइए डालते हैं एक नज़र भारत में इमरजेंसी की टाइमलाइन पर। इमरजेंसी ये शब्द लैटिन भाषा के एमर्जर से लिया गया है, जिसका लिटरल मीनिंग है अप्रत्याशित घटनाएं जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत हो। मगर इमरजेंसी को संविधान के दायरे में समझना है तो आप पाएंगे कि इमरजेंसी या आपातकाल संकट या विपत्ति के समय को कहा जाता है। सरकारें इस दौरान वो नीतियां लागू कर सकती हैं जो आमतौर पर लागू नहीं होती। इसके पीछे का उद्देश्य हालांकि नागरिकों की सुरक्षा ही होता है। सरकार इमरजेंसी की घोषणा प्राकृतिक आपदा, नागरिक संघर्ष, सैन्य संघर्ष, महामारी या अन्य खतरों को देखते हुए कर सकती है। भारतीय संविधान में भी ऐसा प्रावधान है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब देश को किसी आंतरिक, बाहरी या आर्थिक रूप से खतरे की आशंका हो। इस दौरान सत्ता की कमान प्रधानमंत्री के हाथों में आ जाती है। यानी अगर राष्ट्रपति को लगे कि देश पर किसी तरह का खतरा है तो वह आपातकाल लागू कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार भी अगर कोई देश इमरजेंसी लागू करता है तो लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को निलंबित किया जा सकता है। देश में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान युद्ध, बाहरी हमले या राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किया जा सकता है। इस दौरान सरकार के पास असीमित अधिकार आ जाते हैं जिनका वह चाहे जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि आम नागरिकों से उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी को राष्ट्रपति कैबिनेट की सिफारिश पर लागू कर सकता है। नेशनल इमरजेंसी के समय संविधान में मौजूद मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। हालांकि अनुच्छेद 20 जो कि दोष सिद्ध होने तक दंड न देना और आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता बने रहते हैं। स्टेट इमरजेंसी, इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राजनीतिक संकट को देखते हुए राष्ट्रपति राज्य में आपात स्थिति का ऐलान कर सकता है। अगर किसी राज्य की राजनीतिक या संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाए या वो केंद्र की कार्यपालिका के दिशा निर्देशों का पालन करना बंद कर दे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। न्यायिक कार्यों के अलावा केंद्र राज्य प्रशासन के सभी अधिकारों को अपने हाथ में ले लेता है। इसकी सीमा 2 महीने से लेकर 3 साल तक हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो अगर राज्य सरकार संविधान के मुताबिक सरकार नहीं चला पाती तब केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल का ऐलान कर देते हैं। आर्थिक आपातकाल, संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जब देश में आर्थिक संकट आता है और देश के वित्तीय स्थायित्व और साख को खतरा होता है तो आर्थिक आपातकाल लागू किया जाता है। जब देश आर्थिक तौर पर दिवालिया होने की कगार पर हो तब भी इस इमरजेंसी का उपयोग किया जाता है, जिसमें नागरिकों के पैसे और संपत्ति पर देश का अधिकार हो जाता है। गौरतलब है कि भारत में आर्थिक आपातकाल को छोड़कर बाकी दोनों तरह की आपातकाल लागू हो चुके हैं। अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। सबसे पहला आपातकाल भारत चीन युद्ध के दौरान बाह्य आक्रमण के कारण घोषित किया गया। दूसरा आपातकाल भारत पाकिस्तान युद्ध सन 1971 में बाह्य आक्रमण के आधार पर ही लगाया गया। और तीसरा आपातकाल जो सर्वाधिक विवादास्पद रहा, 1975 में
25 जून की मध्य रात्रि को घोषित किया गया, जिसका मुख्य कारण आंतरिक राजनीतिक अशांति के बीच आंतरिक अशांति थी। इस अवधि में नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों का निलंबन देखा गया। आपको बता दें कि तीसरा आपातकाल 25 जून की मध्य रात्रि 1975 में लगाया गया, जिसे 21 महीने बाद मार्च 1977 में समाप्त कर दिया गया। और जब देश में 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, तब संविधान में कई संशोधन किए गए। सबसे महत्वपूर्ण 44वां संशोधन था, जो मिनी संविधान कहे जाने वाले 42वें संशोधन का काउंटर था, जिसके तहत कुछ ऐसे बदलाव किए गए जिससे भविष्य में कोई संविधान की शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। इस संशोधन के बाद अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं कर सकते जब तक संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव उन्हें न भेज दे, और आर्टिकल 352 में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह लिख दिया गया। एक बात और, 44वें संविधान संशोधन के जरिए मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द को आर्टिकल 352 में जोड़ा गया। बाकी पूरे संविधान में मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही है, जिसमें सभी राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं। दरअसल ये थी भारत में लगे अब तक के घोषित आपातकाल की वो टाइमलाइन। लेकिन एक सवाल जो हर जिज्ञासु के मन को टटोलता होगा, वो है आखिर आपातकाल के लगाने और समाप्त करने की घोषणा होती तो है, मगर उसकी प्रक्रिया क्या है? तो चलिए हम बताते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की तारीख के 1 महीने के भीतर इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकार करना होता है। यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है या घोषणा के बाद 1 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले ही लोकसभा भंग कर दी गई है, तो घोषणा को नवगठित लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिनों के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए, बशर्ते कि राज्यसभा इसे मंजूरी दे दे। आमतौर पर मंजूरी के बाद आपातकाल 6 महीने तक प्रभावी रहता है। हालांकि ऐसी उद्घोषणा को अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, मगर हर विस्तार को हर 6 महीने में स्पेशल मेजॉरिटी से संसदीय स्वीकृति मिलना जरूरी है। इतना ही नहीं, आपातकाल के दौरान विशेष प्रकार की परिस्थितियां पनपती हैं, जिसे इसके प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। इस दौरान केंद्र की शक्तियों में बढ़ोतरी हो जाती है, मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है, खासकर अनुच्छेद 19 में मिले अधिकारों को। आपातकाल के दौरान संसद के द्वारा कानून बनाने और प्रशासनिक फैसले लेने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। संसद के कार्यकाल को 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है और इस दौरान न्यायिक समीक्षा सीमित हो जाती है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति किसी भी समय कर सकते हैं। ऐसी उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की जरूरत नहीं होती। वहीं यदि लोकसभा साधारण बहुमत से इसकी निरंतरता को अस्वीकार करने का प्रस्ताव पारित करती है, तो आपातकाल को अवश्य ही रद्द मान लिया जाता है। ये जरूर है कि राष्ट्रीय आपातकाल ने भारतीय लोकतंत्र की शक्तियों की परीक्षा ली, लेकिन अलोकतांत्रिक निर्णय से उत्पन्न बाधा ने देश और नागरिकों को सबक सीखने के लिए प्रेरित भी किया। इमरजेंसी का दंश झेलने वालों में भारत इकलौता देश नहीं है। अगर दुनिया भर में नज़र डालें तो आंकड़े बताते हैं कि साल 1985 से लेकर 2019 तक कम से कम 137 देशों ने कम से कम एक बार इमरजेंसी लगाई है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका और सबसे बड़े लोकतंत्र भारत इमरजेंसी का दंश झेल चुके हैं, लेकिन दोनों देशों की इमरजेंसी में एक महीन लेकिन बहुत बड़ा फर्क भी है, और वो ये है कि वहां इमरजेंसी के हालातों में भी मौलिक अधिकार बने रहते हैं, लेकिन भारत में स्थिति इसके विपरीत है। अमेरिका में 50 से ज्यादा नेशनल इमरजेंसी लग चुकी हैं,
तो भारत में पिछले 75 सालों में महज 3 इमरजेंसी लगी। इसके इतर पाकिस्तान में आपात स्थिति का ऐलान 5 बार हुआ है। पाकिस्तान में पहली 3 इमरजेंसी में मार्शल लॉ लागू हुआ और देश की कमान सेना ने अपने हाथों में ले ली। फिलीपींस कई तरह की इमरजेंसी लागू हुई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मार्शल लॉ 6 बार और इमरजेंसी को कम से कम 1 बार लागू किया गया। नाइजीरिया, यहाँ नागरिक संघर्ष के चलते इमरजेंसी लागू की जाती है। आतंकी संगठन बोको हराम के चलते कई आतंकी हमले यहाँ हुए हैं, जिसके कारण इमरजेंसी लागू करनी पड़ी है। मालदीव, जहां सुनामी और भूकंप के बाद 2004 में इमरजेंसी लागू की गई। फिर 5 फरवरी 2018 को मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने 15 दिनों के लिए भी इमरजेंसी घोषित की। हंगरी, यहां पर सशस्त्र विद्रोह या प्राकृतिक या आर्थिक आपदा में इमरजेंसी का प्रावधान है, जो 30 दिन तक रहती है। आंकड़े बताते हैं कि साल 1985 से लेकर 2014 तक कम से कम 137 देशों ने कम से कम 1 बार इमरजेंसी लगाई है। 50 साल पुरानी एक गलती ने भारत के संविधान को कुछ बड़े बदलावों की ओर अग्रसर किया। नतीजतन वो बदलाव आज भारतीय लोकतंत्र के लिए मजबूत सेफ्टी वॉल का काम कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि यह सेफ्टी वॉल भविष्य की सत्ता को इस दिशा में भटकने से रोकेगी। ये थी इमरजेंसी की ABCD। फिर हाजिर होंगे एक और नए फ्रेज के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।